नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 5वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो संधि। और संधि में ना हम लोग ना आज की क्लास में केवल स्वर संधि के बारे में जानेंगे। और स्वर संधि में ना जो 5 इसका जो प्रकार होता है ना उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊँगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही मैं आप लोगों का क्लास नंबर 6वां लेकर आऊँगा ना, तो उसमें आप लोगों का ये जो संधि रहेगा ना उसमें जो दूसरा प्रकार और है ना, मतलब व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो उसके बारे में आप लोगों को डिटेल से पढ़ाऊँगा। क्योंकि ये स्वर संधि जो है ना वो काफ़ी लंबा है, तो इसलिए ना आज की क्लास में केवल स्वर संधि और स्वर संधि के जो 5 प्रकार है उसको मैं आप लोगों को बहुत सरल तरीके से समझाऊँगा कि आप लोगों को ना जो अलग-अलग प्रकार की संधि उसे कैसे पहचानना, इन सारी तरीकों के बारे में आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताऊँगा। और आप लोग अगर कि अपना सिलेबस को देखोगे ना, मतलब सीजी टेट 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, तो उसका अगर कि सिलेबस को देखोगे ना, तो उसमें आप लोगों का संधि विषय का टॉपिक भी दिया हुआ है। तो मैं आप लोगों को क्या करूँगा, इन 4 से 5 महीने में आप लोगों का जितना भी सिलेबस है हिंदी का ना, सारे के सारे को आप लोगों का कंप्लीट कराऊँगा। और उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट को भी ना मैं आप लोगों को धीरे से उसका भी स्टार्ट करूँगा। और उसके अलावा ना मेरा जो एक और चैनल है ना, धीवर एकेडमी करके ना, तो उसमें आप लोगों का ना 6 से 7 में आप लोगों का क्लास ले चुका हूँ सीडीपी का, अर्थात बाल विकास का जो बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों का जो विषय है ना, तो उसका भी मैं क्लास 5-6 ले चुका हूँ। नहीं देखे होंगे ना, तो जाकर के सर्च कीजिए धीवर एकेडमी करके ना यूट्यूब पे ही ना, तो आप लोगों को वहाँ पर मेरा एक दूसरा चैनल है वो मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन करके देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग का ना बेहतरीन तरीके से तैयारी हो पाए। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना, चलिए सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, जितने भी संधि के प्रकार हैं ना उसको पढ़ेंगे। और संधि के प्रकार में ना सबसे पहले थोड़े से मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ाऊंगा। और इस थ्योरी हो जाने के बाद ना इसका जितना भी पीडीएफ रहेगा ना, वो सारे पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। तो जाकर के सर्च कीजिए आप लोग बाय एमडी धीवर करके ना, टेलीग्राम पर सर्च करोगे ना, तो वहाँ पर आप लोगों का मेरा जो चैनल है वो मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलेगा ना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ना उसका लिंक डाल दूंगा, तो डायरेक्टली आप लोग ज्वाइन कर लेना उसको, लिंक को टच करके। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना, सबसे पहले हम लोग ना संधि किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। सबसे पहले शब्द को पढ़ो। संधि संस्कृत भाषा का शब्द है, तो संधि किस भाषा का शब्द है, तो संस्कृत भाषा का शब्द है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं, आप लोगों को ना थोड़े थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है। जिसको मैं बोलूँगा ना उसको आप लोगों को ना शॉर्ट में नोट करते हुए चलना है, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले एक बार रिविज़न कर लो आप लोग थोड़े थोड़े तौर पर। तो इसलिए आप लोगों को शॉर्ट नोट्स भी बनाते हुए चलना है, ठीक है। चलिए उसके अलावा संधि के अर्थ को जानते हैं कि संधि में एक्चुअल अर्थ है क्या। सामान्य अर्थ में मेल, क्या, तो संधि का जो सामान्य अर्थ है ना, तो सामान्य अर्थ में मेल कहते हैं। संधि दो वर्णों का मेल होता है, तो संधि क्या होता है, तो दो वर्णों का मेल होता है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बता दूं, सम प्लस धी करके आता है बराबर संधि करके होता है, ठीक है। चलिए संधि की परिभाषा को अब थोड़ी से ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। परिभाषा करके दिया है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो संधि किसे कहेंगे, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को ना संधि कहते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है। चाहो तो थोड़ा सा ना कोटेशन में ना आप लोग नोट करके रख लो अपनी कॉपी में। उत्पत्ति किससे हुआ है ये जान लो। संधि का निर्माण तत्सम शब्द संस्कृत से होता है, तो संधि का निर्माण किससे होता है, तत्सम शब्द संस्कृत से होता है, ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। संधि के गुण के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट को पढ़ो, दो अक्षर मिलने से तीसरे शब्द का रचना होता है। मतलब दो अलग अलग अक्षर जो रहेगा ना, मतलब जैसे देखो एग्जाम्पल के थ्रू बताया है, हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। तो ये दो अक्षर है, हिम एक अक्षर और आलय दूसरा अक्षर, ये दोनों अक्षर के मिलने से ये तीसरे अक्षर का निर्माण होता है। जैसे हिमालय हिमधन आलय बराबर हिमालय होता है। तो पहला जो है ना केवल वही कहा है। दूसरा को पढ़ो, संधि निरर्थक अक्षर को मिलाकर सार्थक शब्द बनता है। मतलब ये देखो, ये हिम अलग है आलय अलग है, ठीक है। इसी प्रकार के अलग अलग शब्द आप लोगों को मिलेंगे ना जो निरर्थक शब्द रहेगा, और इन्हीं दो निरर्थक शब्द को मिलाकर के एक सार्थक शब्द बनता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संधि कहेंगे।
थर्ड को पढ़ो उसी प्रकार से, संधि में प्राय शब्दों के रूप छोटा होता है। तो संधि में क्या होता है, तो शब्दों का जो रूप होता है ना वो छोटा होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। चौथा को पढ़िए, संधि में समास नहीं होता किंतु समास में संधि होता है। तो ये वाला कोटेशन आप लोगों को कॉपी में नोट करके रखना है। क्या, तो संधि में समास नहीं होता किंतु समास में संधि होता है। इन लाइन को आप लोगों को याद रखना है, पूछा जा सकता है आप लोगों से ऐसे वाले टॉपिक को, ठीक है। चलिए इसके अलावा इसके विशेषता के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। संधि का विच्छेद होता है, मतलब जो संधि है ना उसका विच्छेद होता है। मतलब जैसे हिम प्लस आलय, तो हिमालय जो है ना उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, हिम अलग हो जाएगा और आलय अलग हो जाएगा। तो ऐसे ही संधि का विच्छेद होता है बोला है, ठीक है। नेक्स्ट को पढ़िए, वर्णों को अलग करते हुए पदों को अलग अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। मतलब यह है कि जो वर्ण है ना उसको अलग अलग दो वर्णों में परिवर्तित कर दिया जाता है, मतलब दो पद को ना अलग अलग कर देना ही क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। नेक्स्ट को पढ़ो, दो शब्द जब एक दूसरे के पास होते हैं तब उच्चारण की सुविधा के लिए पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के प्रारंभिक अक्षर एक दूसरे से मिल जाते हैं। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। अब ना संधि के कितने प्रकार होते हैं, सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा ये जान लो। संधि के ना टोटल मिलाओगे तो टोटल 3 प्रकार के संधि होते हैं। मतलब संधि के जो भेद है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला स्वर संधि होता है, दूसरा जो है वो व्यंजन संधि होता है और तीसरा जो है विसर्ग संधि होता है। और स्वर संधि जो है ना वो स्वर संधि के 5 प्रकार होता है। कौन कौन सा, तो दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यड़ स्वर संधि और पांचवा अयादी स्वर संधि। उंगलियों में आप लोगों को ये याद होना चाहिए, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादी स्वर संधि, ये पांचों को आप लोगों को इसी क्लास में बताऊंगा और कैसे पहचानना है आप लोगों को इसका भी आप लोगों को टेक्निक बताऊंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला हम लोग ना स्वर संधि में सबसे पहला जो स्वर संधि आएगा ना, मतलब ये जो दीर्घ स्वर संधि आएगा इसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। लेकिन स्वर संधि की परिभाषा को थोड़ा सा एक बार पढ़ लो। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, दो स्वरों के मेल से होने वाले जो विकार मतलब जो परिवर्तन होगा ना तो उसे स्वर संधि कहेंगे। ये बात आप लोगों को याद रखना है। भेद देखो तो देखो स्वर संधि जो है ना उसके मुख्यतः 5 प्रकार के भेद होते हैं, मतलब 5 प्रकार होते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखने के लिए बोला था ना। तो उसी में पहला जो प्रकार होगा ना वो दीर्घ स्वर संधि होगा। तो दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, सबसे फर्स्ट इसको लाइन को दिया है उसको पढ़ लो। दो सवर्ण स्वर ह्रास्व या दीर्घ स्वर जैसे आ ई उ और त्री आपस में मिलकर क्रमशः आ ई उ और त्री होते हैं। तो एक चीज आप लोगों को मैं समझा दूं, दीर्घ स्वर संधि को ना कैसे आप लोगों को पहचानना है। इसमें ना सामान्य परिवर्तन होगा, किसी प्रकार के विशेष परिवर्तन नहीं होगा। या तो आ परिवर्तन होगा, आ परिवर्तन होगा, ई या उ परिवर्तन होगा। तो ये सारे के सारे जो शब्द है वो मिलकर के आ बन जाएगा या ई बन जाएगा या उ बन जाएगा या री बन जाएगा। अगर ये चारों में अगर परिवर्तन होगा ना तो वो क्या कहलाएगा, दीर्घ स्वर संधि कहलाएगा। सामान्य परिवर्तन होगा तो जैसे इसमें थोड़ा सा दिया है इसको देखोगे तो आ धन आ बल मिलकर के क्या बनेगा, आ बन जाएगा। या अ धन आ मिलकर क्या बनेगा, फिर भी आ ही बन जाएगा। आ धन अ मिलकर के भी आ ही बन जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट को इसको देखोगे ना तो ई धन ई मिलकर क्या होगा, बड़ा ई बन जाएगा। और छोटा ई और बड़ा ई मिलकर के बड़ा ई ही बनेगा। उसी प्रकार से बड़ा ई और छोटा ई मिलाओगे तो फिर भी ई ही बनेगा, ठीक है। सेम ये जो ऊ का कॉन्सेप्ट है उसको भी दिया है। ऊ और ऊ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। तो इसको भी पढ़ोगे तो सेम टू सेम वो बनेगा, ठीक है। री और री मिलकर क्या होगा, री ही बनेगा। तो इतने में अगर कि चेंजेस आएगा ना, मतलब इनमें शब्दों में चेंज आएगा ना तो आप लोगों का दीर्घ स्वर संधि कहलाएगा। कुछ एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। सबसे पहले इसके लाइन को थोड़ा सा देख लो। सवर्ण के मेल से हमेशा दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। सवर्ण मतलब जो आपस में सेम जो वर्ण होगा ना तो वो मिलकर के क्या निर्माण करेगा, दीर्घ स्वर संधि का निर्माण करेगा। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल में पढ़ा था ना, अधन मिलकर क्या बनेगा, आ बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल को देखो फर्स्ट को, लोक धन अर्पण बराबर लोकार्पण। जैसे लोक बोलोगे तो लास्ट में क्या रहे, आ ना रहे, लोक आ का उच्चारण आ रहा है ना। और इसमें देखो अर्पण, तो अर्पण में शुरुआती में जो देखो तो वो भी आ रहना, तो अ और अ मिलकर क्या होगा, तो आ में परिवर्तन हो जाएगा तो लोकार्पण हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से निम्न धन अंकित निम्नांकित हो जाएगा। पर धन अधीन पराधीन हो जाएगा। कल्प धन अंत मतलब कल्पांत हो जाएगा। तो आप लोग देखोगे अधन अ में परिवर्तन होकर आ बन जा रहा है।
तो आप लोगों को ऐसे ही इसको पहचानना है। एक को और बता दे रहा हूँ, चरण धन अमृत बराबर क्या होगा, चरणामृत हो जाएगा। जैसे देखो ना जी, चरण लास्ट में अ का उच्चारण हो रहा है ना यहाँ पर, उसी प्रकार की शुरुआत में यहाँ पर भी अ का उच्चारण हो रहा है ना, तो अ और अ मिलकर क्या होगा, आ का उच्चारण हो जाएगा, चरणामृत हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से अभय धन अरण्य अभ्यारण्य हो जाएगा। तो ये दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। थोड़ा सा ई और ई में दिया है, इसको देख लो। क्षितिधन इंद्र बराबर क्षितेंद्र, वरिधन इंद्र बराबर वरिंद्र, मुनिधन इंद्र बराबर मुनिंद्र, अतिधन इव बराबर अतीव, या रविधन इंद्र बराबर रविंद्र। तो देखो रवि लास्ट में ई आ रहा है ना, देखो इसमें, और इंद्र शुरुआती में इसमें ई दिया हुआ है, तो ई और ई मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ई का निर्माण करेगा। और बड़ा ई किस में है, तो वी जो है ना बड़ा ई, तो इसमें हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही आप लोगों को पहचानना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना गुण स्वर संधि को देखते हैं। इसको आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। एक बार आप लोगों को बताऊंगा तो एक ही बार में आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। जैसे मैं समझाऊं सेम उसी प्रकार से आप लोगों को समझना है, ठीक है। सबसे पहले गुण स्वर संधि की परिभाषा को थोड़ा सा देख लो। अ आ वर्ण के साथ ई आए तो दोनों संधि ए हो जाता है। तो इसको आप लोगों को रटने की आवश्यकता नहीं है। मेन आप लोगों को किसे समझना है, उच्चारण में ए ओ और ये जो रारेफ वाला रा जो है ना, वो प्रतीक दिखाई देते हैं, तो क्या होगा, वो आप लोगों का गुण स्वर संधि होगा। और आप लोगों को एग्जाम्पल में अभी बताऊंगा, ठीक है। ये वाला जो दिया है ना, इसको आप लोगों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू एक चीज़ बता देता हूँ, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला एक एग्जाम्पल दिया है, देखो ये देवेंद्र करके। तो अगर ये देवेंद्र लिखा है, इसका संधि विच्छेद करोगे ना, तो देव धन इंद्र, क्या, तो देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र। तो ये जो शब्द आप लोगों को नया प्राप्त हुआ है, इसमें क्या परिवर्तन हुआ है, आप लोग देखो, ये जो वा है ना, तो वा में ए की मात्रा में परिवर्तन हुआ है। तो आप लोगों को ना गुण स्वर संधि में ये याद रखना है, अगर ए की मात्रा आए, उसके अलावा ए की मात्रा आए, या उसके अलावा रारेफ वाली इस प्रकार की मात्रा है ना, तो वो आप लोगों का गुण स्वर संधि कहलाएगा। कैसे, सेकेंड वाला एग्जाम्पल को फिर से देखो, भारतेंदु। भारतेंदु ये जो लिखा है ना, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, भारत धन इंदु, भारतेंदु। तो क्या परिवर्तन हुआ, तो ता में देखो ए की मात्रा में परिवर्तन हुआ है ना, भारत धन इंदु, इसमें ए की मात्रा नजर आ रहा है क्या आप लोगों को, नहीं ना आ रहा है संधि विच्छेद में। लेकिन अब इसका जब इसका ना पूरी तरह से संधि विच्छेद करके इसका मीनिंग लाओगे ना, तो भारत धन इंदु बराबर भारतेंदु, तो ए की मात्रा ना आ रहा है, जी हाँ। और ए की मात्रा अगर आएगा तो वो कौन सी संधि में आएगा, तो गुण स्वर संधि में आ जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को समझना है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, उसको थोड़ा सा देख लो। सूरधन इंद्र बराबर सुरेंद्र। तो ए की मात्रा इसमें भी नजर आ रहा है ना, जबकि संधि विच्छेद में नजर आ रहा है क्या, नहीं ना आ रहा है। तो ऐसे आप लोगों को समझना है। नेक्स्ट इसको देखो, इसमें देखो क्या लिखा है, राजेश। तो राजेश को देखो संधि विच्छेद करके राजा धन ईस, तो बराबर क्या होगा, राजेश, ए की मात्रा में चेंज हो रहा है ना इसमें फिर से। महाधन इंद्र बराबर महेंद्र, ए की मात्रा इसमें फिर से आ रहा है। यथाधन इष्ट बराबर यथेष्ट, ये देखो था में ए की मात्रा आ रहा है। उसी प्रकार से देखो इसमें क्या होगा, गुड़ाकेश लिखा है, तो गुड़का धन ईस बराबर गुड़ाकेश, है ना, मतलब इसमें भी ए की मात्रा आ रहा है। उमाधन ईस बराबर उमेश, रमाधन ईस बराबर रमेश, राकाधन ईस बराबर राकेश, महाधन ईस बराबर महेश, लंकाधन ईस बराबर लंकेश, महाधन ईश्वर बराबर महेश्वर, राजाधन ईस बराबर राजेश। तो इन तमाम अगर की शब्द को देखोगे तो इसमें ए की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, तो वो क्या होगा, गुण स्वर संधि हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है, ऐसे याद रखोगे तो होगा, जैसे मैं समझाऊं वैसे ही आप लोगों को समझते हुए चलना है, ठीक है। और कोई अलग से टेक्निक आप लोगों को बताने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। आसमान से एंजल नहीं आएगा जो आप लोगों को एक शब्द में बता दे, याद करा दे। जब तक आप खुद से नहीं याद करोगे नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए थर्ड को पढ़ो, वृद्धि स्वर संधि के बारे में। वृद्धि स्वर संधि में आप लोगों को क्या मुख्यतः याद रखना है, इन तमाम आप लोगों को थ्योरी को एकदम पढ़ना या रटने की आवश्यकता नहीं है। गुण स्वर संधि में आप लोगों को समझने के लिए तीन बातों को आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहला, अगर आप लोगों को ए की मात्रा अगर में परिवर्तन हो, या उसके अलावा ओ की मात्रा में परिवर्तन हो, ऐसे वाला इसमें,
तो ये क्या होगा, आप लोगों का वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे देखो इसमें भी दिया है, ए की मात्रा में दिया है ना ऐसे वाला, तो ए की मात्रा में मिलेगा, उसके अलावा ए की मात्रा मिलेगा। ए की मात्रा को अधिकतर मत लेना, इसमें ए की मात्रा और औ की मात्रा जो रहेगा वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों का वृद्धि स्वर संधि को समझने के लिए, ठीक है। ये तमाम इसमें जो दिया गया है ना परिभाषा या अलग अलग, इसको पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। दो बात को आप लोगों को मुख्यतः याद रखना है, ए की मात्रा आए चाहे औ की मात्रा आए तो क्या होगा, वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, एक धन एक बराबर एक एक, क्या परिवर्तन हुआ है इसमें, एक धन एक बराबर एक एक, तो ए की मात्रा इसमें आया कि नहीं, मेरे को ये बताओ। ये जो कहा है इसमें ए की मात्रा में आया ना परिवर्तन, इसमें संधि विच्छेद में ऐसा कोई मात्रा है क्या, नहीं ना है। परिवर्तन होने के बाद ए की मात्रा है ना, तो जहाँ ए की मात्रा या औ की मात्रा आएगा तो क्या लेना है आप लोगों को, गुण स्वर संधि मात्रा लेना है। नोट करके रखो कॉपी में, तभी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उसके अलावा देखो, दीन धन एक बराबर दिन एक, लोक धन एक बराबर लोक एक, तो ए की मात्रा जिसमें आए गुण स्वर संधि, तुक्का नहीं मारना है, लगाना है आप लोगों को गुण स्वर संधि। उसी प्रकार से देखो, यथा धन एव बराबर यथेव, सदा धन एव बराबर सदैव, वसुधा धन एव बराबर वसुधैव, सर्वदा धन एव बराबर सर्वदैव, एकदा धन एव बराबर एकदैव। इन तमाम जो शब्द दिया है उसमें ए की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, तो आप लोगों को क्या लेना है, वृद्धि स्वर संधि लेना है। समझ में आया ना आप लोगों को दूसरा वाला भी। चलिए अब हम लोग चौथा को पढ़ते हुए चलते हैं, यण स्वर संधि। तो यण स्वर संधि में आप लोगों को क्या याद रखना है, सबसे पहले इसका थोड़ा सा परिभाषा दिया है, इसको पढ़ लो। इसमें जड़ स्वर संधि ई के बाद ई को छोड़कर कोई स्वर हो तो ई के स्थान पर या हो जाता है, ऊ के बाद ऊ को छोड़कर कोई स्वर हो तो ऊ के स्थान पर वा हो जाता है। तो आप लोगों को ना ये जो परिभाषा दिया है इसको भी आप लोगों को याद रखना है, या रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये परिभाषा मत याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। यण स्वर संधि में आप लोगों को दो बात याद रखना है। पहला, अगर कोई संधि विच्छेद दिया है उसमें अगर या में परिवर्तन होता है या अड़ा में परिवर्तन होता है या उसके अलावा द्या में परिवर्तन होता है, विद्या वाला जानते हो ना जी, द्या वाला, तो इन तीनों में अगर परिवर्तन होता है तो आप लोगों को यण स्वर संधि लेना है। तो ये तीनों बातों को आप लोगों को याद रखना है। कॉपी में चाहो तो नोट करके रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए आप लोगों को थोड़े से एग्जाम्पल के थ्रू और समझा देता हूँ सरल तरीके से। सबसे पहला देखो, ये शब्द लिखा है यद्यपि, तो इसमें क्या है, यदि धन अपि बराबर क्या हुआ, यद्यपि। ये देखो बीच का जो वर्ण है इसमें क्या में परिवर्तन हुआ, द्या में परिवर्तन हुआ है ना। और मैं आप लोगों को क्या बोला कि अगर द्या आए या अड़ा आए या में परिवर्तन हुआ तो उसे क्या लेंगे, यण स्वर संधि ले लेंगे। द्या में परिवर्तन हुआ है ना, सेम उसी प्रकार से देखो, अति धन अंत बराबर अत्यंत, तो ये देखो या अलग से आया ना, या यस का, इसमें या है क्या, कोई देखो वर्ण इसमें नहीं है ना, लेकिन या में परिवर्तन हुआ है, तो आप लोगों को क्या लेना है, यण स्वर संधि। उसी प्रकार से अति धन अधिक बराबर अत्यधिक, फिर से इसमें या आ गया, यहाँ आप लोगों को या नजर आ रहा है क्या, नहीं, तो यण लेना है। प्रतिधन अभिज्ञान बराबर प्रतिभिज्ञान, है ना, तो देखो इसमें भी या आ रहा है। उसी प्रकार से इसको हटा दे रहा हूँ आप लोगों को ताकि समझ में। उसी प्रकार से देखो, विधन अग्र बराबर व्याघ्र, चित्रधन अंबक बराबर चित्रांबक, त्रिधन अक्षर बराबर त्रैक्षक, तो तमाम ये जो शब्द है उसमें या में परिवर्तन हुआ है, देखो ध्यान से। उसी प्रकार इति धन आदि बराबर इत्यादि, यदि धन आवश्यक बराबर अत्यावश्यक, अति धन आचार बराबर अत्याचार, तो इसमें भी या में परिवर्तन हुआ है ना, तो आप लोगों को यण स्वर संधि लेना है अगर या में परिवर्तन हुआ है तो। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से पांचवा को पढ़ते हुए चलते हैं। अयादी स्वर संधि में इसके थोड़ा सा परिभाषा को पढ़ लो। ए ओ औ के बाद कोई असमान स्वर अर्थात ए ओ औ को छोड़कर कोई स्वर आए तो, जैसे पहला ए के स्थान पर ए हो जाएगा, दूसरा देखो ए के स्थान पर आए हो जाएगा, तीसरा ओ के स्थान पर औ हो जाएगा और चौथा औ के स्थान पर औ हो जाएगा। तो ये भी परिभाषा पढ़ने के बाद आप लोगों को कुछ उतना अच्छा समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। आप लोगों को मैं अपने शब्दों में समझा देता हूँ अयादी स्वर संधि को आप लोगों को कैसे समझना है। अगर आप लोग ये देखना
कि ना अयादी स्वर संधि में क्या होगा, अधिकतर इसका संधि विच्छेद जो होगा ना वो एक शब्द पहले का रहेगा। मतलब एक जो ना सिर्फ वर्ण है वो एक शब्द का रहेगा शुरुआती का, ठीक है। एक से दो रहेगा, कुल इसका जो शब्द रहेगा ना वो 3 वर्णों का रहेगा। ऐसे आप लोगों को समझना है। अगर इसका संधि विच्छेद होगा ना तो शुरुआती में सिंगल जो वर्ण रहेगा केवल उसका ही होगा। जैसे देखो, चे धन अन बराबर चयन, ने धन अन बराबर नयन, शे धन अन बराबर शयन, सचे धन अ बराबर संचय, है ना। तो आप लोगों को ये देखो शुरुआती में केवल एक वर्ण दिया है ना, तो ऐसे सिंगल वर्ण का अगर आप लोगों का ना इसमें संधि विच्छेद होना तो आप लोगों को अयादी स्वर संधि लेना है, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा को देखोगे तो इसमें भी समझ में आएगा। पो धन अन बराबर पवन, भो धन अन बराबर भवन, भो धन अति बराबर भवती, हो धन अन बराबर हवन। उसी प्रकार से नेक्स्ट को देखो, पो धन इत्र बराबर पवित्र, भो धन इस बराबर भविष्य। तो शुरुआती के इसको शब्द को देखो ना जी, सिंगल है, केवल सिंगल। तो ऐसे आप लोग देखोगे ना, सिंगल होगा ना तब आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये अयादी स्वर संधि है। तो ऐसे आप लोग समझ जाना। और आप लोगों को ये शब्द दिया जाएगा ना तो आप लोग पहले संधि विच्छेद कर लेना। पवन का क्या होगा, पोधन अन बराबर पवन, भवन का भोधन अन बराबर भवन, भवती का भोधन अति बराबर भवती, हवन का होधन अन बराबर हवन। तो ऐसे सिंगल का आएगा तो सीधा सीधा आप लोग अयादी ले लेना। ऐसे ही समझोगे तो समझ पाओगे, ठीक है। अगर सोचोगे कि ये जो थ्योरी दिया है उसको मैं समझ लूँगा तो फिर आप समझते ही रह जाओगे, समझ में ही नहीं आएगा आप लोगों का, ठीक है। और आप लोगों को एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से मतलब है जी, एकदम आप लोगों को इसका थ्योरी को जा कर के क्लास में अभी नहीं पढ़ाना है आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को केवल अपने तरीके से समझना है। एग्ज़ाम हाल में आप लोग किस तरीके से याद रखोगे ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ख़ास तौर से इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि बहुत लोग भूल भी जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब आप लोगों को कितना ज़्यादा समझ में है ना, तो उसके लिए मैं आप लोगों को 15 से 20 एमसीक्यू कराऊंगा। तो उसमें आप लोगों को ना मेरे आंसर देने से पहले खुद आंसर लेने की कोशिश करना है, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आप लोग का कितना समझ में आए और कितना नहीं आए। ये आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा। और इसके बाद ना ये सारा पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो जा करके सर्च कर लीजिए बाय एमडी धीवर करके। तो वहाँ मेरा आप लोगों का ये जो पीडीएफ रहेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर आप लोगों के मन में ना कई प्रकार के सवाल होंगे और उन सवाल का जवाब जानना चाहते हो ना, या उसके अलावा आप लोग मेरे से ना किसी भी प्रकार के अगर सजेशन चाहते हो ना, और इसके लिए आप लोग चाहते हो कि मैं अपना पर्सनल नंबर आप लोगों को शेयर करूं, ताकि आप लोग मेरे को पर्सनल कॉल करके ना अपने आप किसी भी प्रकार के मेरे से सजेशन ले सकते हो। चाहे किस प्रकार की बुक लेनी चाहिए, कैसे सीजीटेट सीटेट को क्वालिफाई करने चाहिए, या भविष्य में मुझे और क्या करनी चाहिए, या किस प्रकार से मेरी जो जॉब वगैरह है कैसे जल्दी लगेगा, किस कोर्स को पहला कर सकूं, है ना। तो इस प्रकार की अगर आप लोगों के मन में सवाल आएगा और इसके लिए चाहते हो कि मैं अपना पर्सनल नंबर शेयर करूं ना, तो आप लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर जाइए और आप लोग वहां पर जा करके ना एक मैसेज कीजिए कि सर आपका नंबर दे दीजिए बोल करके। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ना अपना फ़ोन पे का नंबर दे दूंगा। तो वहां पर आप लोगों को केवल 200 रुपये फ़ोन पे करने हैं, और उसके बाद ना मैं अपना जो पर्सनल नंबर है उसे आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग ना कभी भी आप लोग कॉल कर सकते हो, किसी भी टाइम आप लोग, ठीक है। और जितने भी प्रकार के सवाल है, किसी भी प्रकार से पर्सनल मेरे से बात करके आप लोग ना अपने क्वेश्चन का जवाब जान सकते हो। किसी प्रकार के सजेशन जो होगा वो आप लोग ले सकते हो। क्योंकि देखो, ये जो 200 रुपये का क्राइटेरिया मैं इसलिए रखा हूँ ताकि देखो जिसको विशेष आवश्यकता है केवल उन्हीं लोगों के लिए है, ठीक है। ताकि वे लोग ना मेरे से पर्सनल बात करके सजेशन ले पाए। चाहूँ तो मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में भी दे सकता हूँ, लेकिन छोटे छोटे सवाल के लिए भी आप लोग ना मेरे से बार बार कॉल करोगे, तो इसलिए मैं ये क्राइटेरिया रखा हूँ। और वैसे भी यार, अगर आप लोग सीजी टेट का भी कोचिंग करोगे या शिक्षक भर्ती का भी कोचिंग करोगे ना, तो 8 से 10 हज़ार तो आप लोगों का कोचिंग का फीस ही देना पड़ेगा आप लोगों को। और वैसे भी मैं जितना भी क्लास है सारे के सारे को आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। केवल सजेशन के लिए आप लोगों को 200 रुपये का चार्ज कर रहा हूँ। तो ये तो आप लोग ऐसे ही किसी भी टाइम खर्चा कर देते हो, कहीं मार्केट वगैरह जाते हो और कुछ भी करते रहते हो। तो इतना तो आराम से खुद के भविष्य के लिए कर ही सकते हो अगर करना चाहोगे तो। ये आपके ऊपर है, लेना ना लेना। आप लोगों को किसी प्रकार से मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि भविष्य में मैं आप लोगों से बात करूँ या किसी भी प्रकार के आपको सजेशन दूँ ना, तो केवल उसके लिए ये क्राइटेरिया रखा हूँ। और एक बार पे करने के बाद आप कभी भी आप लोग फ्यूचर में मेरे को बात कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ, लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, ठीक है। सोचिएगा जरूर एक बार। चलिए, अब हम लोग ना पढ़ने की ओर वापस लौटते हैं। तो चलिए, प्रश्न क्रमांक फर्स्ट
को ध्यान से पढ़िए। संधि किसे कहते हैं? ऑप्शन ए वर्ण के मेल को, ऑप्शन बी वाक्य के मेल को, ऑप्शन सी शब्द के मेल को, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वर्णों के मेल को करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संधि किसे कहते हैं? तो संधि वर्णों के मेल को ही ना कहते हैं जी। मैंने आप लोगों को थ्योरी में बताया था ना, शुरुआती में परिभाषा में आप लोगों को संधि जो है वो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, आप लोगों को बताया था ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग एक बात ना इस क्लास में नोटिस कीजिएगा, जितने भी इसमें प्रश्न है ना वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट होते हैं ऐसे प्रश्न, ठीक है, आप लोगों के सीजीटेट एग्जाम के लिए। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। संधि क्या है? ऑप्शन ए दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार, ऑप्शन बी दो वर्ण के मेल से बनने वाले शब्द, ऑप्शन सी दो वर्णों के मेल से बनने वाले व्यंजन, या ऑप्शन डी दो वर्णों के मेल से बनने वाले स्वर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो संधि क्या है? तो संधि जो है वो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार जो उत्पन्न होता है उसे संधि ही ना कहते हैं जी। और मैंने आप लोगों को थ्योरी में भी बताया था ना, एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताया था ना कि सम प्लस धी बराबर संधि हो जाएगा। उसी प्रकार से और दूसरा जो था उसमें आप लोगों को बताया था ना कि रमाधन ईस बराबर रमेश करके। तो रमाधन ईस करोगे तो ये दो वर्णों के मेल से तीसरा वर्ण ना होगा जी। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार मतलब जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, तीसरा वर्ण जो आता है वो। तो आप लोगों को ऐसे उदाहरण के थ्रू बताया था ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। संधि किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए हिंदी भाषा, ऑप्शन बी संस्कृत भाषा, ऑप्शन सी अरबी भाषा, या ऑप्शन डी देशज भाषा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी संस्कृत करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संधि किस भाषा का शब्द है? तो संधि जो है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी संस्कृत भाषा का शब्द हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को थ्योरी में भी बताया था ना कि जो संधि है ना वो संस्कृत भाषा का शब्द है, आप लोगों को बताया था ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। संधि के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, या ऑप्शन डी 3। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 3 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संधि के कितने प्रकार है? संधि के प्रकार पूछा है जी, ना कि स्वर संधि के बोला है। तो संधि के केवल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहला स्वर संधि, दूसरा जो होगा विसर्ग संधि, और तीसरा जो होगा वो व्यंजन संधि। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। और सेम प्रश्न को अगर पूछ दिया जाता ना कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो स्वर संधि के अगर पूछा जाता तो वो 5 प्रकार के होते हैं स्वर संधि के प्रकार। कौन कौन सा? तो सबसे पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा जो होता है वो गुण स्वर संधि, तीसरा जो होता है वो वृद्धि स्वर संधि, चौथा जो होता है वो यण स्वर संधि, और पांचवा जो होता है वो अयादी स्वर संधि करके। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, लेकिन सिर्फ संधि पूछा है ना तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, आप लोगों को ऐसे डिफरेंट को याद रखना है, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3 करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन सा संधि का गुण है? ऑप्शन ए संधि निरर्थक अक्षर को मिलाकर सार्थक शब्द में बनाती है, ऑप्शन बी संधि में समास होता है, ऑप्शन सी संधि का अर्थ अलगाव, या ऑप्शन डी संधि दो पदों का योग होता है, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाती है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इनमें से कौन सा संधि के गुण है बोला था, और मैंने आप लोगों को जो संधि के 4-5 जो गुण थे उसमें आप लोगों को बताया था ना कि जो संधि है वो निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक अक्षर बनाता है बोल करके। मतलब यह है कि अगर मैं कोई किसी प्रकार की शब्द लिख दूं, जैसे कि विद्यालय लिख देता हूं क्या, तो अगर मैं विद्यालय लिख दिया है ना, ऐसे करके विद्यालय लिख दिया, तो इसका अगर मैं संधि विच्छेद क्या करूंगा, विद्या सबसे पहले क्या, तो विद्या धन आलय करके लिख दिया अलग अलग, है ना। तो विद्या धन आलय बराबर विद्यालय हुआ। विद्यालय वो होता है जहाँ शिक्षा दिया जाता है ना। और विद्या जो है वो अलग शब्द हो जाता है, अलग आलय जो है वो अलग शब्द हो जाता है ना। तो अलग अलग जो निरर्थक जो शब्द है ना, तो उसको मिलाकर एक जो सार्थक शब्द बने तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, संधि कहते हैं। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ऐसी आप लोगों को याद रखना है, रटना आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए अब हम लोग ना स्वर संधि के बारे में जानेंगे, मतलब स्वर संधि के जो फर्स्ट प्रकार है ना उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। सबसे फर्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी स्वर संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी स्वर संधि ही करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मुझे पता है कि आप लोगों ने ना ये जो टॉपिक देखे होंगे ना उसको देख करके तुक्का मार लिए होंगे। तो एक बात आप लोगों को बता दूं, ऐसे तुक्का आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं मारना है। आप लोगों को मैं बार बार बोलता हूँ, मेरा मकसद है आप लोगों को समझाना, ताकि थोड़े से समझने के बाद आप लोग कभी ना भूलो, ठीक है। रटाना मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है, और चीटिंग तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करने हैं। तो देखो, दो स्वरों के मेल से जो होने वाले विकार है ना तो उसे क्या कहेंगे, स्वर संधि कहते हैं। हम लोगों ने थ्योरी में परिभाषा में भी आप लोगों को बताया था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। स्वर वर्ण का मेल होता है। ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी स्वर संधि, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी स्वर संधि ही करेक्ट हो जाएगा। कैसे? स्वर वर्ण का मेल होता है, तो स्वर वर्ण का जो मेल होता है ना वो स्वर संधि के साथ ही होता है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, या ऑप्शन डी 2। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 5 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। अभी देखो इसमें बोला है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 प्रकार के भेद ना होते हैं जी, अभी आप लोगों को बताया ना। सबसे पहला जो होता है वो वृद्धि स्वर संधि, दूसरा जो होता है वो गुण स्वर संधि, तीसरा जो होता है वो दीर्घ स्वर संधि, चौथा जो होता है वो आप लोगों का यण स्वर संधि, और पांचवा जो होगा वो आप लोगों का अयादी स्वर संधि। तो इस प्रकार से स्वर संधि के जो है ना वो 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन केवल अगर संधि पूछा जाता है ना तो 3 प्रकार के संधि होते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहला स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो 3 प्रकार के संधि होते हैं, लेकिन स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। तो इन दोनों के डिफरेंस को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित संधि शब्दों में स्वर संधि शब्द नहीं है। ऑप्शन ए महाशय, ऑप्शन बी बुद्धार, ऑप्शन सी प्रौढ़, या ऑप्शन डी अजंत। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी अजंत करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित संधि शब्दों में स्वर संधि शब्द नहीं है बोला है, तो स्वर संधि जो शब्द है ना वो अजंत जो है वो नहीं है। ये जो अजंत है ना वो व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाता है। क्या? तो व्यंजन संधि के अंतर्गत ना ये जो अजंत है वो आ जाएगा। कैसे? तो अच धन अंत बराबर अजंत होता है। क्या? तो अच धन अंत बराबर अजंत होता है, तो ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन महाशय,
भूतधार और प्रौढ़ जो है ना वो आप लोगों का स्वर संधि के अंतर्गत आ जाता है। महाधन आशय बराबर महाशय हो जाएगा, है ना। तो ये जो महाशय जो है ना वो आप लोग का दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार भूधन उद्धार बराबर भूतधार हो जाएगा, तो ये भी आप लोगों का दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। उसी प्रकार से प्रौढ़ जो है ना वो प्रधन ऊढ़ आएगा, तो प्रधन ऊढ़ बराबर प्रौढ़ हो जाएगा। और ये जो प्र है मतलब अ की मात्रा में परिवर्तित हो रहा है ना, तो अ की मात्रा में परिवर्तित हुआ, इसका मतलब क्या होगा जी, गुण स्वर संधि ना हो जाएगा आप लोगों का, है ना। तो ये तीनों के तीनों आप लोगों का स्वर संधि आएगा, और ये जो है ना वो आप लोग का व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए संयोग, ऑप्शन बी मनोहार, ऑप्शन सी नमस्कार या ऑप्शन डी पवन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी पवन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है बोला है, तो इसमें ना जो स्वर संधि का उदाहरण है वो केवल केवल ऑप्शन नंबर डी पवन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो पवन का अगर संधि विच्छेद करोगे ना तो ये आप लोगों का पो धन अन हो जाएगा। क्या? तो पो धन अन बराबर पवन हो जाएगा आप लोगों का, ये है ना। तो और ये जो पवन जो है वो कौन सा संधि के अंतर्गत आ जाएगा, और मैंने आप लोग को बताया था ना कि अगर सिंगल वर्णमाला में कोई भी संधि विच्छेद आएगा तो वो क्या होगा, अयादी स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये जो पवन है वो अयादी स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन संयोग जो है वो आप लोगों का कौन सा संधि आ जाएगा, तो संयोग जो है वो व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाएगा। सम धन योग बराबर संयोग हो जाएगा, तो ये व्यंजन संधि में आ जाएगा। और ये सी को देखो नमस्कार नमः धनकार, तो ये तो विसर्ग संधि में आ जाएगा। और मनोहर मनः धन हार बराबर मनोहार, तो ये भी विसर्ग संधि में आ जाएगा। केवल केवल स्वर संधि में आएगा वो पवन जो है ना वो स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए अब हम लोग ना दीर्घ स्वर संधि में ना जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको भी जानेंगे। सबसे फर्स्ट प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। भूर्जित का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए भूधन अर्जित, ऑप्शन बी भधन उर्जित, ऑप्शन सी भह धन अर्जित या ऑप्शन डी भूधन उर्जित। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो एग्जाम्पल है ना हम लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ा था ये एग्जाम्पल को। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी भूधन ऊर्जित करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो भूर्जित शब्द है ना वो उसका अगर कि संधि विच्छेद करोगे ना तो भूधन ऊर्जित बराबर भूर्जित होता है, ये मैंने आप लोगों को थ्योरी में भी बताया था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। देवी धन इच्छा का संधि होगी। ऑप्शन ए देवीक्षा, ऑप्शन बी देवीक्षा, ऑप्शन सी देवेक्षा या ऑप्शन डी देवक्षा। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी देवीक्षा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देवी धन इच्छा का संधि होगा बोला है ना, तो देवी धन इच्छा का जो संधि होगा वो देवीक्षा ही ना हो जाएगा। जी हाँ, अगर इसमें अगर बड़ी की मात्रा दिया है तो इसको छोटी की मात्रा में थोड़ी ना परिवर्तित होगा जी, बड़ी की मात्रा में ही नहीं हो जाएगा। देवी धन इच्छा बराबर देवीक्षा ही करेक्ट हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। लोकधन अर्पण बराबर लोकार्पण में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी यड़ संधि या ऑप्शन डी वृद्धि संधि। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी दीर्घ संधि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो लोक धन अर्पण बराबर लोकार्पण है, तो सबसे पहला इसको ध्यान से देखोगे ना तो लोक का लास्ट में क्या आ रहा है, आ रहा है। उसके अलावा शुरुआती में देखो इसका आ रहा है, अ और अ मिलकर क्या बनता है, तो आ बन जाता है। मैंने आप लोग को शुरुआती में भी बताया था ना, अगर अ और आ में अगर की परिवर्तन होकर कि आ जाए ना तो वो आप लोगों का दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आ जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को पहचानते हुए चलना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। मृत्युधन उपरांत में संधि करने से निर्मित शब्द होगा। ऑप्शन ए
मृत्योपरांत, ऑप्शन बी मृत्यु पर्यंत, ऑप्शन सी मृत्योपरांत या ऑप्शन डी मृत्युपरांत। बोलने में सेम आ रहा है लेकिन इसमें कुछ कुछ अंतर है चारों में। तो क्या इसका आंसर होगा, देख करके बताइए आप लोग सबसे पहला। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी मृत्युपरांत करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मृत्युधन उपरांत में संधि करने से निर्मित शब्द होगा। तो मृत्युधन उपरांत करने से ना ये जो संधि निर्मित होगा ना वो मृत्युपरांत करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो लिखा हुआ है ये करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। विद्याधन आलय बराबर विद्यालय शब्द में है तो कौन सी संधि है, आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए गुण स्वर संधि, ऑप्शन बी वृद्धि स्वर संधि, ऑप्शन सी यण स्वर संधि या ऑप्शन डी दीर्घ स्वर संधि। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी दीर्घ स्वर संधि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विद्याधन आलय बराबर विद्यालय शब्द में है तो ये विद्याधन आलय बराबर विद्यालय शब्द में दीर्घ स्वर संधि ना हो जाएगा। जी हाँ, आप लोगों को मैंने थ्योरी में एग्जाम्पल में भी आप लोग को बताया था। और उसके अलावा विद्या इसमें क्या रहा है, आ रहा है, क्या आ रहा है तो आ धन आ क्या होगा, तो आ धन आ बराबर क्या होगा, आ धन आ बराबर आ ही हो जाता है। और अगर परिवर्तन केवल आ में हुआ है ना, देखो ना जी, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय आ में परिवर्तन हुआ है ना, तो आ में अगर परिवर्तन होगा तो वो क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत ना आ जाता है। जी हाँ, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए इसके बाद ना गुण स्वर संधि के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसमें कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। दुर्गेश में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन बी गुण स्वर संधि, ऑप्शन सी वृद्धि स्वर संधि या ऑप्शन डी यण स्वर संधि। अब इसको देख करके गुण स्वर संधि मारोगे ना तो ये आप लोगों की गलती है, ठीक है। आप लोगों को कैसे होगा ये समझना है आप लोगों को, ठीक है। ये जो दुर्गेश शब्द है ना इसको ऐसे क्या संधि विच्छेद किया, क्या परिवर्तन हुआ है, तो ये गुण स्वर संधि आया है, ये आप लोगों को समझना है। तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। टॉपिक है तो इसी को मार दे, ऐसे नहीं सोचना है, ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा और कैसे होगा ये बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी गुण स्वर संधि तो करेक्ट हो जाएगा। यही करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि टॉपिक है तो देख करके आप लोग बता दिए होंगे, ये मैं जान गया। लेकिन कैसे हुआ होगा ये जान लीजिए सबसे पहला। अगर ये दुर्गेश शब्द है तो उसका अगर संधि विच्छेद करोगे ना तो क्या होगा, दुर्ग धन ईस हो जाएगा। क्या? तो दुर्ग धन ईस बराबर क्या होगा, दुर्गेश हो जाएगा। और दुर्ग धन ईस बराबर दुर्गेश होगा तो इसमें क्या परिवर्तन होगा, एक ही मात्रा आ जाएगा। क्या? तो ये दुर्गेश है ना उसमें ये जो ग है ना तो उसमें एक ही मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा। दुर्ग धन ईस बराबर दुर्गेश, तो एक ही मात्रा जिसमें परिवर्तन हुआ। तो मैंने आप लोग को थ्योरी में क्या बताया था, अगर एक ही मात्रा में परिवर्तन होता है या एक ही मात्रा में परिवर्तन होता है तो वो आप लोगों का गुण स्वर संधि के अंतर्गत आ जाता है। ऐसे ही आप लोगों को समझना है, ये बताया था ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। महर्षि का सही संधि विच्छेद चुनिए। ऑप्शन ए महाधन त्रिषि, ऑप्शन बी मधन हर्षि, ऑप्शन सी महाधन अर्षि या ऑप्शन डी महाधन त्रिषि। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, महाधन त्रिषि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो महर्षि का संधि विच्छेद चुनिए बोला है तो महर्षि का जो संधि विच्छेद होगा ना वो महाधन त्रिषि बराबर महर्षि जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और इसको मैं बताऊँ ना कि ये कौन से स्वर संधि में है ना, तो ये गुण स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। महाधन त्रिषि बराबर महर्षि हो जाएगा ना। जी हाँ, क्योंकि इसमें रारेफ वाली रा जो आ रहा है आप लोगों को बताया था ना कि एक ही मात्रा, ए की मात्रा या रारेफ वाली ये वाला रारेफ जो मात्रा है वो आएगा तो वो आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों का गुण स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। तो ऐसे भी आप लोगों को पहचान सकते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए सूर्याधन दय, ऑप्शन बी सूर्यधन उदय, ऑप्शन सी सूर्याधन उदय या ऑप्शन डी सूर्यधन उदय। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सूर्यधन उदय करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? तो सूर्योदय का जो संधि विच्छेद है वो ऑप्शन नंबर बी सूर्य
सूर्य धन उदय जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और ये जो सूर्य धन उदय है ना, वो आप लोगों का गुण स्वर संधि के अंतर्गत ही आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय एक ही मात्रा में कन्वर्ट हो रहा है ना जी, देखो ऐसे करके है ना, हो रहा है ना, तो ये आप लोगों का गुण स्वर संधि के अंतर्गत भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को दोनों तरीके से पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि देखो इसमें कभी भी पूछा जा सकता है कि कौन सी संधि में है बोल करके, तो क्या जवाब दोगे। देखो उसी प्रकार से सेम आ गया यार आप लोगों का ये जो प्रश्न है, सूर्योदय शब्द निम्नलिखित में से किस संधि का प्रकार है। ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी यण संधि या ऑप्शन डी दीर्घ स्वर संधि। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। अब तो इजी है ये आप लोगों के लिए। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए गुण स्वर संधि करेक्ट हो जाएगा। कैसे, सूर्योदय शब्द निम्नलिखित में से किस संधि का प्रकार है, तो गुण स्वर संधि का प्रकार है। कैसे, तो इसका संधि विच्छेद करो, सूर्य धन उदय, क्या तो सूर्य धन आप लोगों का उदय हो जाएगा, और सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय, तो क्या परिवर्तन हुआ इसमें, देखो एक ही मात्रा में परिवर्तन हो रहा है ना आप लोगों का, हो रहा है कि नहीं बताओ। और अगर एक ही मात्रा में, ए की मात्रा में और उसके अलावा रारेफ वाली र की मात्रा में परिवर्तित होगा, तो मैंने आप लोग को क्या बताया था, वो गुण स्वर संधि के उदाहरण होगा, आप लोगों को बताया था ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। देवेंद्र किस संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन बी गुण स्वर संधि, ऑप्शन सी वृद्धि स्वर संधि या ऑप्शन डी जड़ स्वर संधि। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी गुण स्वर संधि करेक्ट हो जाएगा। कैसे, देवेंद्र किस संधि का उदाहरण है, तो देवेंद्र को अगर संधि विच्छेद करोगे ना, तो देवधन इंद्र हो जाएगा। क्या, तो देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र हो जाएगा। तो इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, तो एक ही मात्रा ना परिवर्तन हो रहा है। जी हाँ, इसमें देखो वा में एक ही मात्रा लगा है ना, लेकिन इसमें देखो संधि विच्छेद में कहाँ लगा है, तो एक ही मात्रा में परिवर्तन होगा, तो क्या बताया था, गुण स्वर संधि आप लोगों का हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को पहचानते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए इसके बाद ना वृद्धि स्वर संधि के बारे में जान लेते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। वसुधैव का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए वसुधाधन एव, ऑप्शन बी वसुधाधन इव, ऑप्शन सी वसुधाधन इव या ऑप्शन डी वसुधाधन इव। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए वसुधाधन एव करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो वसुधैव का संधि विच्छेद होगा, तो वसुधैव का जो संधि विच्छेद होगा ना, वो आप लोगों का वसुधाधन एव बराबर वसुधैव जो है ना, वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। महेश्वर्य का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए महाधन ऐश्वर्य, ऑप्शन बी महाधन ऐश्वर्य, ऑप्शन सी महाधन ऐश्वर्य या ऑप्शन डी महाधन ऐश्वर्य। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, महाधन ऐश्वर्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे, महेश्वर्य का सही संधि विच्छेद है, तो महेश्वर्य का जो संधि विच्छेद होगा वो ऑप्शन नंबर सी महाधन ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य जो है ना, वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और ये जो महेश्वर्य है ना, वो आप लोगों का वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि देखो इसका अगर संधि विच्छेद होगा ना, तो महाधन ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य। तो ये देखो इसमें क्या परिवर्तन हुआ है, ए की मात्रा में परिवर्तन हुआ है ना। और मैंने आप लोगों को थ्योरी में क्या बताया था कि ए की मात्रा हो चाहे औ की मात्रा हो, तो इन दोनों में अगर परिवर्तन होता है तो वो आप लोग का क्या कहलाएगा, वो आप लोगों का वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था ना। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। महोदर्य संधि शब्द में संधि हेतु किन किन वर्णों का मेल हुआ है। ऑप्शन ए आधन औ, ऑप्शन बी आधन ओ, ऑप्शन सी आधन औ या ऑप्शन डी आधन ओ। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आधन ओ जो है ना, वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो महोदर्य शब्द में ना संधि शब्द में कौन सा वर्ण का मेल हुआ है बोला है ना, तो अगर इसको जब संधि विच्छेद करोगे ना, तो महा क्या होगा, तो महाधन औदर्य हो जाएगा। क्या, तो महाधन औदर्य बराबर महोदर्य हो जाएगा। तो महा में देखो इसमें आ रहा है ना, ये वाला देखो महा आ इसमें आ रहा है, और उसके अलावा यहाँ देखो अ आ रहा है, क्या आ रहा है, तो अ आ रहा है शुरुआती का। यहाँ आ धन औ बराबर क्या होगा,
तो यही ना आ जाएगा जी इसका आंसर आप लोगों का। तो इसमें बोला ना किन किन वर्णों के मेल से बना है, तो आ धन औ जो वर्ण है ना उससे मिल करके बना है। तो ऐसे आप लोगों को पहचानना था, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और उसके अलावा ये जो होगा ना वो वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आप लोगों को आ जाएगा, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। किन संधि के आधार पर देवेश्वर शब्द का गठन हुआ है? ऑप्शन ए दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन बी गुरु स्वर संधि, ऑप्शन सी वृद्धि स्वर संधि या ऑप्शन डी अयादी स्वर संधि। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी वृद्धि स्वर संधि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किन संधि के आधार पर देवेश्वरी शब्द का गठन हुआ है? तो संधि बोलोगे ना तो ये वृद्धि स्वर संधि ना हो जाएगा, जी हाँ। और अगर देवेश्वरी का संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा? देव क्या होगा? तो देव धन ईश्वर्य हो जाएगा। क्या? तो देव धन ऐश्वर्य जो होगा ना वो आप लोगों का देवेश्वर्य के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। और इसमें कैसे वृद्धि स्वर संधि होगा? तो देखो देव धन ऐश्वर्य, है ना। तो देवधन ऐश्वर्य में देखो ए की मात्रा डबल वाला आ रहा है ना व में, और इसमें संधि विच्छेद में नहीं है। तो ऐसे आप लोगों को पहचानने के लिए बताया था ना कि अगर ए की मात्रा औ की मात्रा जो आएगा उसमें हम लोग वृद्धि स्वर संधि लेंगे बोल के बताया था ना आप लोगों को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। परमोदैर्य का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए परमधन दैर्य, ऑप्शन बी परमोधन दैर्य, ऑप्शन सी परमधन औदैर्य या ऑप्शन डी परमधन औदैर्य। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी परम धन औदैर्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे? परमौदैर्य का संधि विच्छेद होगा, तो परमौदैर्य का जो संधि विच्छेद होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी परम धन औदैर्य बराबर परमौदैर्य है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है ना परमौदैर्य जो शब्द है ना वो आप लोगों का वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आता है, तो ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए अयादी स्वर संधि के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन को कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से अयादी स्वर संधि के उदाहरण को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए यदि धन अपि बराबर यद्यपि, ऑप्शन बी पो धन अन बराबर पवन, ऑप्शन सी महाधन ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य या ऑप्शन डी जल धन उर्मी बराबर जलोर्मी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पो धन अन बराबर पवन दिया है ना वो करेक्ट हो जाएगा। अयादी स्वर संधि के उदाहरण है बोला है ना, तो मैंने आप लोग को थ्योरी में अयादी स्वर संधि को पहचानने के लिए क्या बोला था? शुरुआती में अगर सिंगल अल्फाबेट वाला होगा तो वो आप लोगों को समझना था कि वो अयादी स्वर संधि के अंतर्गत आ जाता है। बताया था ना संधि विच्छेद में पो धन अन बराबर पवन, तो ये जो पो का जो फर्स्ट वर्ड है ना जो सिंगल वर्ण का है तो वो आप लोगों का अयादी स्वर संधि के अंतर्गत आ जाता है। ऐसे ही आप लोगों को याद करने के लिए ट्रिक बताया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। गय धन अक बराबर गायक का सही संधि रूप क्या होगा? ऑप्शन ए गवक, ऑप्शन बी गायक, ऑप्शन सी गायक या ऑप्शन डी गैक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गायक जो है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? गय धन अक का सही संधि रूप क्या होगा? तो गय धन अक का ना सही संधि रूप होगा वो ऑप्शन नंबर बी गायक करेक्ट हो जाएगा। और ये कौन से संधि के अंतर्गत आता है ना, तो ये आप लोगों का अयादी स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। सिंगल आप लोगों को जो वर्ण है उसको देख करके समझने के लिए बोला था ना कि अयादी स्वर संधि कौन होगा, तो सिंगल वर्ण होगा वो अयादी स्वर संधि हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को पहचानने के लिए बोला था ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। दिए गए शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। मतलब ये जो गायक है उसका संधि विच्छेद करना था, तो अब भी जस्ट तो आप लोगों को बताया जी। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, तो कौन सा है आप लोग ये बताइए। अब भी जस्ट देखे हो तो गलती नहीं होना चाहिए आप लोगों से। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गए धन अग बराबर गायक जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है वो अयादी स्वर संधि के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। पावक का सही संधि विच्छेद चुनिए। ऑप्शन ए पौधन अक, ऑप्शन बी पोधन अक, ऑप्शन सी पाधन अक या ऑप्शन डी पावधन क। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए पौधन अग बराबर पावक हो जाएगा। तो पावक का सही संधि विच्छेद चुनिए। तो पावक का जो सही संधि विच्छेद है वो पौधन अग बराबर पावक जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है अयादी स्वर संधि के अंतर्गत आ जाता है, तो ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए, तो इसको आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। नयन का संधि विच्छेद खालिस्तान होगा। ऑप्शन ए न धन यन, ऑप्शन बी ने धन अन, ऑप्शन सी ने धन यान या ऑप्शन डी ने धन अन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी ने धन अन करेक्ट हो जाएगा। नयन का संधि विच्छेद खालिस्तान होगा, तो नयन का जो संधि विच्छेद होगा ना ने धन अन बराबर नयन जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और ये जो नयन शब्द है ना वो आप लोगों का अयादी स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ सबसे पहले आप लोगों को मिले, ताकि मैं ना प्रॉपर आप लोगों को CG टेट 2026 का तैयारी करा सकूँ। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन मिल पाए।